बंगाल की सिविलाइजेशन 4000 साल पुरानी है। बंगाल की लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन साउथ एशिया में सबसे बेस्ट है। सेकेंड से 18 सेंचुरी तक बंगाल से सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक ट्रेड किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ भी ट्रेड किया जाता था, जिसके चलते बंगाल हमेशा से ही एक कॉमर्शियल हब रहा है। पहले बंगाल के कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते थे, फिर बाद में सिल्क और कॉटन बंगाल से एक्सपोर्ट होने लगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस थी। कई यूरोपियन ट्रैवलर्स ने तो 17th और 18th सेंचुरी में बंगाल सिल्क की बहुत तारीफ की है। बंगाल के पास सब कुछ था, एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री थी, पोर्ट था, जिसके चलते वो 18th सेंचुरी में भारत का इकोनॉमिक हब बन गया था। बंगाल से एक्सपोर्ट के चलते ही 18th सेंचुरी में इंडिया की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का 25% थी। इसके अलावा बंगाल हमेशा से ही म्यूजिक, आर्ट और कल्चर के लिए भी जाना जाता था। तो इन्हीं सब खूबियों के चलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में बंगाल के रास्ते से ही आई थी और वहीं से ट्रेड शुरू किया था। पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के लिए किसी श्राप से कम नहीं थी। 18th सेंचुरी में बंगाल एक रिच स्टेट हुआ करता था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को इतना लूटा कि 1943 में बंगाल में अकाल आ गया था। विंस्टन चर्चिल के पॉलिसी के चलते बंगाल के 30 लाख लोग भूख से मर गए थे, पर इसके बाद भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा तो उन्होंने 1947 में बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा भारत को दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान को। भारत में आया बंगाल का हिस्सा ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा था, पर वहीं पाकिस्तान वाले बंगाल में हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने भारत की मदद से पाकिस्तान से छुटकारा पाया और ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। आज के समय अगर हम भारत के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को कंपेयर करें तो दोनों के बीच गैप बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां वेस्ट बंगाल में इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, वहीं बांग्लादेश में पिछले 30 सालों में इकोनॉमिक मिरेकल देखने को मिला है। जहां वेस्ट बंगाल की जीडीपी $220 बिलियन है, वहीं बांग्लादेश की जीडीपी डबल $440 बिलियन हो गई है। बांग्लादेश की आबादी भी वेस्ट बंगाल से ज्यादा है, फिर भी पिछले 30 सालों में बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से तेजी से ग्रो किया है। तो ऐसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की इकॉनमी को कंपेयर करेंगे, तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब देश में सबको उम्मीद थी कि पहले की तरह बंगाल भारत को इकोनॉमिक सपोर्ट देगा, पर कुछ समय बाद ही इन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। आज के समय वेस्ट बंगाल भारत के गरीब राज्यों में शामिल हो गया। 1961 में वेस्ट बंगाल जीडीपी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था और आज 6वें पोजीशन पे आ गया है। पर कैपिटा के मामले में 1961 में भारत का नंबर 1 राज्य था, आज 24वें नंबर पे आ गया है। भारत के टॉप 5 ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में वेस्ट बंगाल भी एक है। भारत में सबसे ज्यादा बेगर्स आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। औरतों के लिए सबसे अनसेफ राज्य बन गया है। इंटेलेक्चुअल के नाम से जानने वाला बंगाल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के मामले में भारत के वर्स्ट स्टेट में 2nd नंबर पे आता है। तो वेस्ट बंगाल का ये डाउनफॉल कैसे हुआ, आइए जानते हैं। 1947 में जैसे ही बंगाल का बंटवारा हुआ तो सबसे पहले उसकी जूट की फैक्ट्री से अफेक्ट हुई। भारत के बंगाल में जूट की फैक्ट्री थी, पर उसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान के बंगाल से आता था, तो पाकिस्तान ने जूट पे टैक्सेस को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया, जिसके चलते भारत में जूट की फैक्ट्रीज बंद होने लगी। इसके अलावा नायलॉन के प्रोडक्ट भी मार्केट में आने लगे और वो जूट से सस्ते भी थे, जिसके चलते वेस्ट बंगाल में जूट प्रोडक्शन बहुत तेजी से कम होने लगा, जिससे बंगाल की ग्रोथ रेट भी कम होने लगी। फिर 1960 के बाद भारत में कुछ मेजर इवेंट्स हुए, जिसके चलते वेस्ट बंगाल का डाउनफॉल शुरू हुआ। जैसे कि 1960 तक बंगाल की इकॉनमी टेक्सटाइल सेक्टर पे ज्यादा निर्भर थी, पर जूट की प्राइस बढ़ने से लोग टेक्सटाइल सेक्टर छोड़ के इंजीनियरिंग सेक्टर पे जा रहे थे और बंगाल की इकॉनमी टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग सेक्टर पे शिफ्ट हो रही थी। बंगाल के लोग टेक्सटाइल छोड़ के इंजीनियरिंग सेक्टर में इसलिए जा रहे थे क्योंकि उस समय इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग गई थी और रेलवे में इंजीनियरिंग गुड्स की जरूरत पड़ती है और वो ज्यादातर बंगाल में ही बन रहे थे। तो बंगाल के लोग टेक्सटाइल सेक्टर छोड़ के इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रहे थे। पर फिर 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट डाउन हो गई और इसके चलते भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट रेलवे में बहुत कम हो गया था, जिसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट बंगाल पे पड़ा। बंगाल की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री डूब गई और साथ में बंगाल की इकॉनमी भी। फिर उसके बाद लेट 1960s में जब बंगाल में हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो उसका फायदा लेफ्ट पार्टी ने उठाया। लेफ्ट पार्टी की पकड़ बंगाल में बढ़ने लगी और फिर वहां से शुरुआत
हुई बंगाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर की डाउनफॉल की। लेफ्ट पार्टी बंगाल के जिन जिन इलाकों में पावर में आने लगी वहां की इंडस्ट्रीज में बड़ी मात्रा में स्ट्राइक्स और लॉकआउट होने लगे, जिसके चलते एक एक करके इंडस्ट्रीज बंगाल से महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के बाकी राज्यों में शिफ्ट होने लगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बंगाल में गिरने लगी। फिर उसके बाद 1977 में जैसे ही बंगाल में लेफ्ट पार्टी CPIM पावर में आई, ज्योति बसु वेस्ट बंगाल के CM बने और फिर उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसी बनाना शुरू किया। 1978 में लेफ्ट पार्टी ने बंगाल में न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और उसमें स्मॉल इंडस्ट्री की ग्रोथ पे फोकस किया और बिग इंडस्ट्रीज को टारगेट करने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंगाल से जाने लगी और वहीं दूसरी तरफ स्मॉल इंडस्ट्रीज उतनी केपेबल नहीं थी जिससे बंगाल का इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो कर सके, तो इससे बंगाल में इंडस्ट्री सेक्टर का डाउनफॉल शुरू होने लगा। इसके अलावा लेफ्ट पार्टी बंगाल के रिच जमींदार और फैमिलीज को टारगेट करने लगी। इसके अलावा 1970 से 1980 के बीच बंगाल में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आए, जिसका बोझ भी बंगाल की इकोनॉमी पे पड़ने लगा। इसके अलावा ज्योति बसु ने बंगाल में लैंड रिफॉर्म के लिए ऑपरेशन बरगा को लॉन्च किया, जिसके चलते उन छोटे किसानों को हक मिल गया कि वो बड़े जमींदार और अमीर लोगों की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, जिस जमीन पर वो सालों से काम कर रहे हैं। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि रिच फैमिलीज वेस्ट बंगाल को छोड़ने लगी और अपने बिजनेसेस को भी शिफ्ट करने लगी। बंगाल में हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि अगर किसी बड़ी इंडस्ट्री को कोई मैन्युफैक्चरिंग करानी होती थी तो वो अपने यहाँ ना करा के स्मॉल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कराते थे, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज में लेबर यूनियन कब स्ट्राइक कर दे किसी को नहीं पता था और छोटी कंपनीज में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसके अलावा बंगाल में स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा खुल गई थी, पर वो सब अनऑर्गेनाइज थी, यानी कि कोई टैक्स नहीं देती थी, जिससे लेफ्ट गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं आ पा रहा था और बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना होता जा रहा था, जिसके चलते 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए तो उसका ज्यादा फायदा बंगाल को नहीं मिला, क्योंकि बंगाल में लेफ्ट पार्टी थी जो कैपिटलिज्म के तो खिलाफ थी, पर साथ में बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना हो गया था। 1994 में बंगाल की लेफ्ट गवर्नमेंट ने एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंगाल में आया, पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बंगाल को उतना फायदा नहीं मिला जितना होना चाहिए था। इसके अलावा बंगाल में किसी भी कंपनी के लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेफ्ट गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म किए थे उससे ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन सी जमीन एग्रीकल्चर के लिए है और कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए है। अब इस कंफ्यूजन से ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलती थी तो किसान प्रोटेस्ट कर देते थे कि ये जमीन खेती के लिए। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपको टाटा के रूप में देखने को मिलेगा। साल 2006 में वेस्ट बंगाल के सिंगूर इलाके, जहां पे टाटा नैनो की एक फैक्ट्री लगने वाली थी, जिसके लिए उन्हें जमीन भी अलॉट हो गई थी, पर सिंगूर के किसानों ने वहां पे प्रोटेस्ट कर दिया। इस प्रोटेस्ट में NGO, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो गई थी। इस प्रोटेस्ट में वायलेंस भी खूब हुआ था और ये प्रोटेस्ट 2008 तक चला था, जिसके चलते टाटा को वेस्ट बंगाल से जाना पड़ा और उन्हें 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। वहीं इस प्रोटेस्ट में बंगाल की मौजूदा CM ममता बनर्जी ने भी हिस्सा लिया था, जिसके चलते वो बंगाल में एक फेमस पॉलिटिकल फिगर बन के सामने आई थी। Well, for the first time since Mamta Banerjee started her agitation against the nano plant in Singur, none of the employees attended work today. This after being threatened by Trinamool Congress protesters. अब इस इंसिडेंट से जहां भारत और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भरोसा वेस्ट बंगाल से उठ गया था, वहीं इस इंसिडेंट का फायदा ममता बनर्जी की TMC पार्टी ने उठाया और साल 2011 के इलेक्शन में जीत हासिल की। ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में CM बनने के बाद भी वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी ठीक नहीं हुई, उल्टा और ज्यादा खराब हो गई है। इलेक्शन में वायलेंस बढ़ने लगा है, बंगाल की ग्रोथ रेट भी गिरने लगी है। 2012 से 2017 के बीच जहां भारत की ग्रोथ रेट 7.1% थी, वहीं वेस्ट बंगाल के सिर्फ 5% थी। ममता बनर्जी के पावर के आने के बाद भी बंगाल में कुछ नहीं बदला है। जहां 1980 में भारत की 12% मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में हो रही थी, वहीं अब ये 3% से भी कम हो गई है। ममता बनर्जी ने अब इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस करना ही छोड़ दिया है और वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी वेस्ट बंगाल के ग्रामीण इलाकों में 70% आबादी रहती है और वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए वेलफेयर स्कीम निकाल के ममता बनर्जी इलेक्शन जीतती हैं। जैसे कि TMC गवर्नमेंट किसान बंधु स्कीम चलाती है, जो सालाना 72 लाख किसानों को 5,000 रुपए देती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के डाउनफॉल होने का एक मेजर कारण डर्टी पॉलिटिक्स भी है। वेस्ट बंगाल में पहले लेफ्ट पार्टी CPIM ने डर्टी पॉलिटिक्स के चलते 30 साल राज किया था, वहीं आज ममता बनर्जी इलीगल बांग्लादेशियों की मदद से बंगाल में राज कर रही हैं। ममता बनर्जी के इलेक्शन कैंपेन में बांग्लादेश के एक्टर प्रचार करने आते हैं। इस वक्त अपने स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को आप चुनावी रैली में भाषण देते हुए देख रहे हैं, वो ना तो TMC का कोई नेता है, ना TMC का कार्यकर्ता है, ना ही पश्चिम बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री या हिंदी सिनेमा से इस व्यक्ति का कोई लेना देना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक ही नहीं है। इस व्यक्ति का नाम है फिरदौस अहमद।
ये बांग्लादेश के एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार हैं। Well, that's right. You know, not just one Bangladeshi actor, two Bangladeshi actors in two different locations have been used for campaigning for the Trinamool Congress candidate. जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं जो 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए हैं, वो सब ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं और ममता बनर्जी इकोनॉमी को ठीक करने के बजाय डर्टी पॉलिटिक्स में बिजी हैं। ममता बनर्जी तो खुद कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में जितने इलीगल बांग्लादेशी हैं वो सब इंडियंस हैं। को बता दें, नागरिकता के मुद्दे पर जो ममता बनर्जी आज दिल्ली में घूम घूम कर केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन जुटा रही हैं, देश में गृह युद्ध वाला बयान तक दे रही हैं, वही ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी। तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। 1971 में भारत में 1 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी थे, जो 2016 में बढ़ के 2 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। और ये चीज आपको वेस्ट बंगाल के सेंसस में भी देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल की फर्टिलिटी रेट कम है, पर उसके बाद भी वेस्ट बंगाल की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बंगाल में कम है। तो देखो, भारत में सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंगाल में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने से बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, पर लेबर्स के पास कोई फिक्स्ड इनकम भी नहीं है। बंगाल में मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स को पर डे के हिसाब से काम दिया जाता है, इसीलिए बंगाल में गरीबी बढ़ रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बांग्लादेश को देखें तो वहां पे इस समय हालात ठीक है। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब थे। लगभग 95% लोग बांग्लादेश में एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे। पाकिस्तान से आजाद होने के बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई थी और 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमी की शुरुआत करी थी। पर फिर 1975 में बांग्लादेश को रियलाइज हुआ कि वो इस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो बांग्लादेश की सरकार ने बहुत सी स्टेट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया। बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन, मीडिया को प्राइवेट किया, जिसके चलते बांग्लादेश थोड़ा ग्रो होने लगा था। पर फिर बांग्लादेश में कई सालों तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली, मिलिट्री कू देखने को मिला। पर फिर 2008 के बाद से बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी। इन्होंने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 10 से 12 सालों में बदल के रख दिया है। इन्होंने बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एजुकेशन और इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस किया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया है। विमेंस और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च किए हैं, जिसके चलते बांग्लादेश की लेबर फोर्स में बांग्लादेश की औरतों का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बांग्लादेश ने 2019 में पाकिस्तान को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ दिया था। पिछले 10 सालों में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 7% आई है, वहीं बंगाल की 4.5%। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों को लगभग 12 से 15 साल पहले 2 लीडर मिले थे और दोनों जगह पे इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं थी। पर जहां बांग्लादेश तेजी से ग्रो हुआ, शेख हसीना ने एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस किया। वहीं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सब कुछ बिगाड़ दिया और वापस से बंगाल को एग्रीकल्चर सेक्टर में ढकेल दिया। शेख हसीना के अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म के चलते बांग्लादेश में पॉवर्टी कम हुई, लोगों की इनकम बढ़ी, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़ा। पर वहीं वेस्ट बंगाल की वो हालत हो गई है कि कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहता है। आज बंगाल के पास ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है और ना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बंगाल में गरीबी बढ़ रही है। आज बंगाल का यूथ भी बंगाल में नहीं रहना चाहता है। इसके अलावा ममता बनर्जी सब्सिडीज और फ्रीबीज दे देके बंगाल का कर्ज भी बढ़ा रही है। आज वेस्ट बंगाल में कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं है। वहीं बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी इकोनॉमी की बैकबोन है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 80% है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक लेसन मिला होगा कि अगर स्टेट या किसी देश में सरकार अच्छी होती है तो वो राज्य या देश तेजी से ग्रो करता है, पर अगर सरकार निकम्मी होती है तो राज्य और साथ में देश भी डूबने लगता है। देखो, बांग्लादेश भी तभी तक ग्रो करेगा जब तक उसके यहाँ अच्छी सरकार होगी। जहाँ निकम्मी सरकार आई तो कुछ सालों में बांग्लादेश का हाल वेस्ट बंगाल से भी खराब हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।